गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। कक्षा 10 की परीक्षाएं आपके सिर पर है और परीक्षा में बड़े बड़े प्रश्नों को याद करने में आपको बहुत समस्या होती है। तो उन बड़े बड़े प्रश्नों को छोटा करके हम लोगों ने वन लाइनर के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। ये जो वन लाइनर की सामग्री है ये आपके विद्यालय में, आपके कक्षा में पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी इसे किस प्रकार से मेमोराइज करना है वो हम आज यहाँ पर देखेंगे। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विज्ञान विषय, और विज्ञान विषय में मैं लेके आया हूँ फिजिक्स के चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, विद्युत, रंग बिरंगा संचार और विद्युत के चुंबकीय प्रभाव। तो इन चैप्टर्स के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो हम सीधे उसी पर पहुंचते हैं। तो ये हमारा अध्याय 9 जो कि फिजिक्स का परावर्तन, फिजिक्स का चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इन बातों से आप पिछली कक्षाओं में भी परिचित हैं। परावर्तन का मतलब क्या होता है? तो परावर्तन में जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और अपवर्तन में जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसे हम अपवर्तन कहते हैं। तो मुख्यतः हम पहले बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन की। परावर्तन के लिए वैसे तो हमारा यदि हम देखें तो दीवारों से भी परावर्तन होता है, पेपर से भी परावर्तन होता है, टेबल से भी परावर्तन होता है, लेकिन नियमित परावर्तन जिसमें कि प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण से होता है। और यहाँ पर हम जिन दर्पण की बात करेंगे वो दर्पण है हमारे गोली दर्पण। तो गोली दर्पण किन्हें कहते हैं? तो गोली दर्पण एक गोले का भाग होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है, उसे हम गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक को हम बोलते हैं अवतल दर्पण और एक को बोलते हैं हम उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इनके उदाहरण आप लोगों ने देखे होंगे। अवतल दर्पण किन्हें कहेंगे? जिनका परावर्तक सतह उठी हुई होती है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, और जिनकी परावर्तक सतह दबी हुई होती है, बैठी हुई होती है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। दोनों का ही एक उदाहरण आप अपने घरों में देखते ही होंगे। आपके टिफिन में खाने के एक चम्मच आपके पास होगा, यदि चम्मच स्टील का है और बिल्कुल नया है तो चम्मच में आपको दोनों ही प्रकार के दर्पण दिखाई देते हैं। यदि चम्मच का जो पिछला भाग, उठा हुआ भाग होता है, वो हमारा उत्तल दर्पण की भांति काम करता है, और जो जिसमें हम खाने को लेते हैं चम्मच का, वो वाले भाग में यदि हम प्रतिबिंब देखने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा अवतल दर्पण होता है। तो ये होता है हमारा अवतल और उत्तल दर्पण। जब हम दर्पण की बात करते हैं तो दर्पण में कुछ परिभाषाएं होती हैं। वे परिभाषाएं, वे बिंदु हमें पता होना चाहिए। उसमें से एक हमारा है फोकस दूरी, और फोकस दूरी की परिभाषा परीक्षा में आती है। तो फोकस दूरी क्या हुआ? फोकस दूरी मतलब लेंस दर्पण में जब हम गोली दर्पण की बात करें, मैं थोड़ा सा आपको चित्र बनाकर बता देता हूं। यहाँ हम जब गोली दर्पण की बात करें, गोली दर्पण में मेरा एक अवतल दर्पण है, दिखाई दे रहा है अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण में हम कुछ बिंदुओं को फिक्स कर देते हैं। उन बिंदुओं को आप याद रखेंगे तो आपको गोली दर्पण की परिभाषा याद रखेगी। ये दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है इसे हम बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। क्योंकि गोली दर्पण किसी गोले का भाग होता है, और यदि ये गोले का भाग है तो गोले की कोई त्रिज्या भी होती होगी। तो जो गोले की त्रिज्या, मान लीजिए ये जिस गोले का भाग है उसकी केंद्र यहाँ पर है, तो इस गोले का केंद्र को ही हम दर्पण का केंद्र भी कहते हैं। इसको हम वक्रता केंद्र के नाम से भी कहते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा, ये केंद्र है इसलिए हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो अब यहां से यहां तक की दूरी हो गई हमारी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या का आधा या वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में यदि हम एक बिंदु लेते हैं तो ये हमारा कहलाता है मुख्य फोकस। इसको हम कहते हैं मुख्य फोकस। अब ये इस बिंदु से इस बिंदु तक की ये वाली दूरी आपकी कहलाती है फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। और यहां से यहां तक की ये जो दूरी कहलाती है हमारी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, इसको चूंकि ये केंद्र से लेकर गोले की दूरी है, तो केंद्र से लेकर गोले की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं दर्पण की वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अब यहां से देखेंगे तो ए फोकस दूरी और आर वक्रता त्रिज्या, दोनों में एक संबंध हो रहा है। क्या संबंध हो रहा है?
वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी हो रही है, डबल हो रही है, ये डबल है, फोकस दूरी आधी है। इनके ऊपर एक प्रश्न हमेशा आता ही आता है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो यहाँ पर हमेशा एक कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन ये होता है कौन डबल है कौन आधा है, प्रश्न में कब आधा करना है कब डबल करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए त्रिज्या हमारी डबल है और फोकस दूरी हमारी आधी है। तो फोकस दूरी पूछी गई है तो जो भी डाटा दिया गया उसका आधा करना है, और यदि वक्रता त्रिज्या पूछी गई है तो जो भी फोकस दूरी दी गई है उसका हमें डबल करना है। यहाँ बहुत बड़ी गलती होती है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि हमने आप लोगों को बताया वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, ये तो आपने याद रख लिया, लेकिन इस वाक्य को बिल्कुल ध्यान से रख लीजिए। कभी कभी सत्य सत्य में आ जाए कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, कि बजाय लिख दिया फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की दुगनी होती है। अब आपके दिमाग में वाक्य तो डरा हुआ है कि हाँ ऐसा कोई था। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन किसका दुगना है। ध्यान दीजिए, त्रिज्या डबल है, फोकस दूरी आधी है। तो ऐसा कोई भी प्रश्न यदि आपके पास आता है तो आप इसको हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक प्रश्न दिया हुआ है कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या दे रखी है तो फोकस दूरी हमें पता है आधी होती है, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी उसकी 10। यदि इसका उल्टा कर दिया, हमने एक प्रश्न पूछ लिया कि एक गोली दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है, चूंकि वक्रता त्रिज्या डबल होती है। अब यहाँ गलती होती है, आप लोग आधा भी कर सकते हैं, तो यहाँ डबल होगी चूंकि वक्रता त्रिज्या, तो वो कितनी हो जाएगी 32 सेंटीमीटर। यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने वाली है, और इस पर एक न एक प्रश्न पक्का आएगा ही। और ये बात यदि आपने याद रख ली तो आप कम से कम 1 या 2 नंबर अपने पक्के कर सकते हैं। आगे हम देखें अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। हम पहले बात करें अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की। तो हाँ, अब आया प्रतिबिंब। वैसे तो 2 प्रकार के होते हैं हमारे, 2 प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। एक प्रतिबिंब होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरे प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब जो आप घरों में रोज तैयार होते हुए कांच में देखकर आते हैं, मिरर में देखकर आते हैं, वहां पर बनने वाला प्रतिबिंब हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब आप लोगों ने अभी तक अनुभव नहीं किया। अनुभव नहीं किया है तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि किस प्रकार से वास्तविक प्रतिबिंब को अनुभव किया जाता है, कैसे देखा जाता है। यहाँ सिर्फ मैं कुछ इसकी खूबियां बता देता हूँ। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो हमारा होता है ना, ये हमेशा वस्तु की तुलना में उल्टा बनता है। नहीं कि ये हमारा पेन है, यदि इस प्रकार है तो इसका जो प्रतिबिंब रहेगा वो इस प्रकार से वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देगा। और आभासी प्रतिबिंब सीधा ही दिखाई देता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब में साइड चेंज हो जाती है। साइड चेंज का मतलब कि मेरा लेफ्ट है तो वो राइट हो जाएगा, राइट है तो वो लेफ्ट हो जाएगा। तो ये आभासी प्रतिबिंब की बात होती है। तो जो हमारा अवतल दर्पण होता है, इसमें ये दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब भी बनता है, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है। सबसे पहले हम आभासी प्रतिबिंब की बात करें। आभासी प्रतिबिंब की क्यों, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब के बारे में हम पहले से जानते हैं। तो जब भी अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब जो कि वस्तु की तुलना में सीधा बन रहा है, वो यदि हम बनाएंगे तो वो हमेशा वस्तु से बड़ा बनता है। कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, तो जहां कहीं भी हमको बड़े प्रतिबिंब की आवश्यकता है, कोई चीज को बड़ा करके देखना है, वहां पर हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं बड़ा आभासी प्रतिबिंब देखने के लिए। तो ये हो गई आभासी प्रतिबिंब की बात। अब यदि हम वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में उल्टा बनता है। वस्तु यदि सीधी रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब आपको ऐसा उल्टा लटका हुआ दिखाई देगा। और इसका आप अनुभव छोटा सा ऐसे भी कर सकते हैं, आपके पास आपके टिफिन में यदि चम्मच रखा हुआ, स्टील का स्पून रखा हुआ, और यदि वो बिल्कुल स्टील का चम्मच और नया है
तो जैसा मैंने बताया था कि इस प्रकार का जो उसका भाग है, जो बैठा हुआ भाग है, अवतल दर्पण के रूप में, उसे आप इतना ऐसा थोड़ा दूर करेंगे तो आपको अपना उल्टा लटका हुआ प्रतिबिंब वहां पर दिखाई देगा। तो इसका आप अनुभव करिएगा। ओके, तो अवतल दर्पण में जब हम वास्तविक प्रतिबिंब की बात करते हैं तो यहाँ सभी साइज के बनते हैं। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब भी बनता है वास्तविक, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है वास्तविक, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब भी बनता है वास्तविक। कहाँ पर बड़ा बनता है, कहाँ पर छोटा बनता है, कहाँ पर कैसा बनता है, इस पर भी एक प्रश्न जरूर आता है, वो भी इसमें अपने को आगे होगा तो हम बात करेंगे। दूसरी बात हम करते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण की एक खासियत है कि उत्तल दर्पण में केवल उत्तल दर्पण में केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इससे वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट इस प्रकार का आता है, कौन सा दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, कौन सा दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो आभासी तो दोनों ही बनाएंगे, अवतल भी और उत्तल भी, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब केवल और केवल अवतल दर्पण की सहायता से ही बनता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, पहली बात याद रखना है। दूसरी बात याद रखना है, इसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी कैसा होता है, वस्तु से छोटा होता है। तो जहां भी हमें कुछ छोटा प्रतिबिंब बनाने की आवश्यकता होती है, वहां पर हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब खास बात है कि यदि प्रतिबिंब छोटा बनेगा तो एक मिडिल साइज के दर्पण में भी हम एक बहुत ज्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं, बहुत बड़े एरिया का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए वाहनों में पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण में एक छोटी साइज का दर्पण गाड़ियों के साइड में आपने देखा होगा लगा हुआ रहता है। उस दर्पण में हम एक पीछे का विस्तृत क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र देख सकते हैं, ताकि हमें एक बड़े एरिया का ट्रैफिक पीछे क्या चल रहा है वो पता चल सके। तो इस कारण से हम, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे प्रतिबिंब बनते हैं, तो हम एक बड़ा क्षेत्र देख पाते हैं। तो इस कारण से दर्पण जो उपयोग में लाया जाता है वाहनों में पीछे देखने में, वो दर्पण हमारा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दर्पण की बात। आगे हम यदि बढ़े, जैसा हम बात कर चुके थे, उत्तल दर्पण में वस्तु का वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अवतल में और उत्तल में केवल आभासी बनता है। वाहनों में पीछे देखने के दृश्य की बात हम कर चुके हैं। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि जहाँ बड़े प्रतिबिंब की आवश्यकता होती है थोड़ा, वहां पर हम करते हैं। तो नाक, कान और दांत, इनका जो है इलाज करने वाले जो डॉक्टर होते हैं, उनके पास कुछ छोटे छोटे दर्पण होते हैं जिनसे वो थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब देखने की कोशिश करते हैं। वहां पर अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ताकि उन्हें जो भी आपके दांत में या कान में या नाक में जो बीमारी है, उसका थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब, उसकी वास्तविक जो है स्थिति है, उसका पता एक विस्तृत रूप से लग सके। तो वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दर्पण सूत्र की। दर्पण सूत्र क्या होता है? तो जब हम गोली दर्पण की बात करते हैं, तो गोली दर्पण की बात करते समय यदि हमें कुछ गणितीय प्रश्नों को हल करना होता है, कुछ स्थितियों को कि वस्तु कहाँ रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, या वस्तु का इस स्थिति पर वस्तु रखने पर यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो फोकस दूरी क्या है, तो इन सब चीजों को ज्ञात करने के लिए हम एक छोटे से सूत्र के उपयोग करते हैं। उस सूत्र को हम बोलते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र के बारे में हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। दर्पण सूत्र में 3 चर राशियां आती है। कौन कौन सी 3 चर राशियां? एक आती है F, एक आती है V और एक आती है U। V, U और V क्या है? तो F तो हम जैसे पहले बात कर चुके थे, हमारे गोली दर्पण की फोकस दूरी हो गई। V क्या है? तो हम दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण से प्रतिबिंब तक की जो दूरी हो गई वो हो गई हमारी V के बराबर। और U, वस्तु भी तो रहेगी, ठीक है ना, वस्तु का तो प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की दर्पण से जो भी दूरी होती है उसको हम बोलते हैं U। इस प्रकार से ये 3 चीजें रहती है। इन 3 चीजों को मिलाकर जो सूत्र बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र कैसा हो गया? एक बार लिख के देखिए, जब तक हम लिख के देखते हैं तो हमें याद आती है, तो आप भी इसको लिख कर देखिएगा। 1/F बराबर 1/V
V धन 1/u। बड़ा आसान सूत्र है, तीनों को नीचे नीचे काट कर लिखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा दर्पण सूत्र। ओके ओके, तो अभी हमने पढ़ा दर्पण सूत्र। अब हम बात कर रहे थे कि दर्पणों के साथ प्रतिबिंब बनता है, किसका बनता है? वस्तु का। तो कभी प्रतिबिंब बनता है छोटा, कभी प्रतिबिंब बनता है बड़ा। तो प्रतिबिंब की साइज का जो अनुपात होता है उसको हम एक नई चीज के नाम से बोलते हैं, और वो कहते हैं दर्पण का आवर्धन। ठीक है, अब जब भी हमें इस प्रकार का आवर्धन ज्ञात करना होता है तो ये एक अनुपात होता है। किनका अनुपात होता है? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन किसको ऊपर रखना, किसको नीचे रखना। तो ध्यान रखने वाली बात है, जो हमें प्राप्त होता है उसको हम हमेशा ऊपर रखते हैं, और जो हमें पहले से दिया गया है उसको हम नीचे रखते हैं। किसी भी प्रकार के अनुपात को ज्ञात करने में, जब भी लाभ को ज्ञात करने में, इसी फार्मूले का उपयोग करते हैं। तो उसी फार्मूले का उपयोग यहाँ पर है। हमें प्राप्त क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम ऊपर रखते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई को मान लीजिए हम h डैश नाम दे दें, और वस्तु की ऊंचाई को हमने नाम दे दिया h। तो ये दोनों मिलकर हो जाता है हमारा आवर्धन। इसको हम m से परिभाषित करते हैं। तो ये एक और परिभाषा हो गई हमारी गोली दर्पण में आवर्धन की। ठीक है, तो गोली दर्पण में इतना ही, या परावर्तन के लिए अभी इतना ही। अब हम बात करते हैं अपवर्तन। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि परावर्तन में तो प्रकाश किसी चमकीली सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, लेकिन अपवर्तन दो पारदर्शी माध्यमों के बीच होने वाली घटना है। दो पारदर्शी माध्यम मतलब कौन कौन से? तो यहाँ कोई भी दो पारदर्शी माध्यम हो सकते हैं, जैसे हवा हमारा पारदर्शी माध्यम हो गया, कांच हमारा पारदर्शी माध्यम हो गया, जल हमारा पारदर्शी माध्यम हो गया, और ग्लिसरीन वो भी एक हमारा पारदर्शी माध्यम होता है। ऐसे कई सारे हम पारदर्शी माध्यमों की बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मुख्यतः हम तीन ही पारदर्शी माध्यमों के बारे में बात करेंगे। वो है हमारा हवा अर्थात वायु, जल पानी, और कांच। इन तीन पारदर्शी माध्यमों के बारे में ही यहाँ पर हम बात करेंगे। तो बात क्या करना है कि जब भी प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपना रास्ता बदल लेती है। ठीक है, यानी हम ये बात तो जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। जैसे जा रहा है वैसे ही जाता है, उससे मुड़ने से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन अपवर्तन क्या हो गया कि वो सीधा सीधा जा रहा है। अभी वायु में जा रहा है सीधा सीधा, लेकिन जैसे ही वायु में जाते से वो यहाँ के बाद यदि पानी में प्रवेश करता है तो इसी मार्ग पे नहीं जाएगा, वो अपने मार्ग को या तो बदल लेगा इस साइड या इस साइड। दोनों ही रास्तों में अपने मार्ग को, किसी भी प्रकार से अपने मार्ग को बदल लेता है। इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। तो पहले अपवर्तन की घटना याद रखिए बड़े आसान शब्दों में, कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने रास्ते को बदल लेता है, अपने रास्ते से विचलित हो जाता है। यह घटना प्रकाश का हमारा अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, तो अपवर्तन में एक स्नेल का नियम होता है। स्नेल का नियम क्या? तो चूंकि जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये दो चीजों से लेकर बना हुआ है। ठीक है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है उसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। आपतन कोण और अपवर्तन की कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो हमेशा एक स्थिर राशि होती है, और इस बिंदु को हम दोनों जो माध्यमों का जोड़ा है उनका सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ पर पहले आपको आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बारे में भी जानकारी चाहिए, तो थोड़ा सा आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बारे में बता दूं। जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि मान लीजिए हमारी ये दो माध्यमों की सीमा रेखा है। यहाँ पर कोई वायु का माध्यम है और यहाँ पर मान लीजिए कि कांच का माध्यम है। ठीक है, एक प्रकाश की किरण है। ये प्रकाश की किरण हम जानते हैं कि सीधी मार्ग में चलती है, लेकिन चूंकि इस सीमा रेखा से माध्यम का परिवर्तन हो रहा है, जाना तो इसे इस प्रकार से चाहिए था, लेकिन ये इस प्रकार नहीं जाएगी, ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, अपने मार्ग से थोड़ा सा बदल देगी अपने मार्ग को। तो मार्ग किधर बदलेगी? या तो ये इधर भी जा सकती थी या ये इधर भी जा सकती। तो इसके लिए एक छोटा सा नियम काम करता है। यहाँ पर हम एक अभिलंब बनाते हैं। अभिलंब यानी जहां पर जिस सीमा रेखा पर प्रकाश की किरण आपतित हुई है उस बिंदु के ऊपर सतह के लंबवत हम एक रेखा खींच लेते हैं। ये चूंकि हमारी सीमा रेखा है, सीमा सतह है,
इस सतह पर हमने एक लंबवत रेखा खींची तो ये हमारा अभिलंब कहलाती है। ये अभिलंब हमारा परावर्तन में की घटना में भी हम लिया हुआ था। तो ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है ये हमारा आपतन कोण होता है। ये वाला जो कोण लिखा हुआ है वो, इसको हम हमेशा आई से प्रदर्शित करते हैं। अब बात हो रही थी प्रकाश की किरण किधर जाएगी, तो यहाँ एक छोटा सा नियम आप लोगों को याद करना है। नियम वो ये है कि जब प्रकाश की किरण हल्के फुल्के माध्यम यानी कि विरल माध्यम से एक किसी घने माध्यम अर्थात सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी इसका मार्ग अब ये वाला हो जाएगा। तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित होते हुए इस मार्ग का अनुसरण करते हुए माध्यम के अंदर गति करेगी। ठीक है, तो ये हमारे अपवर्तन की घटना हो जाती है। तो यहाँ पर इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण हमारा हो गया आपतन कोण। ये हमारी अपवर्तित किरण कहलाती है, क्योंकि अपवर्तन की घटना हो रही है तो ये हो गई हमारी अपवर्तित किरण। तो आप अपवर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच का कोण ये वाला कहलाता है हमारा अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, इसलिए इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आई और आर हो गया। तो ये आई मतलब साइन आई, ये थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट हो गया, मैं इसको ठीक कर देता हूं। साइन आई और अपवर्तन कोण कीजिए साइन आर, इन दोनों का जो अनुपात होता है मिस नहीं हुआ, साइन का पूरा फॉर्म SIN ही होता है। सो उसको आप पुनः ध्यान रखिएगा। तो साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होता है ये अनुपात हमेशा फिक्स होता है। अनुपात क्या होता है, मैं थोड़ा सा अनुपात यहां पर लिख देता हूं। साइन आई साइन आर, इनका जो अनुपात होता है ये किसी एक माध्यम के जोड़े के लिए, हमने यहाँ पर अभी माध्यम लिया था कांच का और पानी का, तो कांच और पानी के माध्यम के लिए कोई भी आपतन कोण हो, आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा नियत रहता है और इसको हम बोलते हैं म्यू साइन से या एन साइन से। दो प्रकार के चिन्ह आपको अलग अलग किताबों में मिलेंगे। सामान्यतः एनसीईआरटी की बुक में एन मिलता है, अन्य प्रकार की किताबों में म्यू मिलता है, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इसे हम बोलते हैं अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक? अपवर्तन का अंक। अपवर्तन कहाँ हुआ था? हवा से कांच के माध्यम में, तो हम कहते हैं हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो ये जो हमने लिखा हुआ है एन या म्यू, ये कहलाता है हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये हो गया हमारा स्नेल का नियम। पुनः मैं स्नेल का नियम आप लोगों को बता देता हूं कि अपवर्तन की घटना में आपतन कोण का साइन मतलब ज्या और अपवर्तन कोण की साइन अर्थात ज्या का अनुपात नियत होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक में और प्रकाश के माध्यम की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल में, इनमें एक और संबंध होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग संबंध होता है। तो जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि अलग अलग जो हमारे माध्यम होते हैं उनमें प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। क्यों होगी? यह हवा का माध्यम में कण बहुत दूर दूर है तो वहां प्रकाश बड़ा तेजी से चल लेता है, जबकि यदि हम पानी के माध्यम की करेंगे तो वहां पानी में माध्यम के कण थोड़ा निकट निकट आ जाते हैं, यानी थोड़ा सघन हो जाता है, इसलिए वहां प्रकाश की चाल थोड़ा कम हो जाएगी। कांच हमारा जो माध्यम है वो बड़ा ठोस माध्यम है, उसमें कण जो है माध्यम के कण बेहद पास पास है, इसलिए हम इसे बोलते हैं सघन माध्यम, बहुत अधिक सघन। तो सघनता भी एक सापेक्ष शब्द है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चूंकि हवा के सापेक्ष कांच एक सघन माध्यम है, तो हवा के सापेक्ष कांच में प्रकाश की चाल में भी अंतर आ जाता है। हवा में प्रकाश की चाल ज्यादा रहेगी, कांच में प्रकाश की चाल हमेशा कम रहेगी। तो इन माध्यमों में जो प्रकाश की चाल का अनुपात होता है वो अनुपात भी आपका अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, लेकिन बात वही, किसकी चाल को ऊपर रखना है, किसकी चाल को नीचे रखना है। तो जो पहला माध्यम होता है उस पहले माध्यम की चाल को ऊपर रखा जाता है, जो दूसरा माध्यम होता है उसमें प्रकाश की चाल को उसमें नीचे रखा जाता है। तो यहाँ मान लीजिए कि कोई प्रकाश, यहाँ पर मैं माध्यम 2 और माध्यम 1 ले लेता हूं कि ये हमारा माध्यम 1 है, ये हमारा माध्यम 2 है, ये प्रकाश की किरण
इस प्रकार से इसमें गति कर रही है, तो अपना रास्ता भी बदल रही है। मान लीजिए यहाँ पर प्रकाश की चाल v1 है और यहाँ पर प्रकाश की चाल v2 है। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल v1, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल v2। तब जो अपवर्तनांक क्या होगा, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, हम पहले भी कह चुके हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं n21। n21 का मतलब होता है अपवर्तनांक किसका, माध्यम 2 का, किसके सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष, इसलिए इसको n21 लिखा जाता है। 2 मतलब बाद वाला माध्यम, उसका अपवर्तनांक है, तो अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है, पहले माध्यम के सापेक्ष, दैट इज कॉल्ड n21। तो n21 अर्थात दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, वो बराबर हो गया माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के बराबर। तो एक और ये संबंध होता है, ठीक है। तो एक छोटा सा संबंध हमारा ये हो गया। फिर यदि हम आगे बात करें तो एक छोटी सी सूचना या एक जानकारी भी हमें पता होना चाहिए, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात या वायु में जो प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, जिसकी वैल्यू 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। एक छोटा सा प्रश्न है, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी या कम? सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की तुलना में हमेशा कम होती है, हम ये पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अपवर्तनांक से संबंधित थोड़ी सी बातें। अब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने दर्पण की बात करी थी, दर्पण के साथ हमारा परावर्तन होता था। अब हम एक और प्रकाशीय यंत्र की बात करते हैं, वो होता है हमारा लेंस। लेंस चूंकि एक पारदर्शी माध्यम होता है, इसलिए लेंस में अपवर्तन की घटना होगी, और अपवर्तन की घटना के कारण भी यहाँ पर भी प्रतिबिंब का निर्माण होने लगता है। जैसा दर्पण में निर्माण होता है, वैसा लेंस के द्वारा भी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो हम बात करते हैं अब लेंस की। ओके, क्योंकि ये वन लाइनर में हमने कोर्स को शॉर्ट करने की कोशिश करी थी, इसलिए लेंस कितने प्रकार के होते हैं ये बात इसमें नहीं रखी गई थी। ये चूंकि आप जानते भी है, जैसे 2 दर्पण होते हैं वैसे ही 2 हमारे लेंस होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। इस प्रकार का जिसकी सतह उठी हुई होती है वो हमारा उत्तल लेंस कहलाता है, और जो सतह हमारी परावर्तक सतह हमारी बैठी हुई होती है, इस प्रकार के लेंस को हम अवतल लेंस कहते हैं। लेंस के बीच का जो बिंदु होता है, उसके अपवर्तक सतह का बिल्कुल बीच का बिंदु, इस बिंदु को हम बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। ये कभी कभी छोटी छोटी परिभाषाएं आ जाती हैं, इसका याद रखिएगा। प्रकाशीय केंद्र क्या हो गया, तो हमारा लेंस या दर्पण का बिल्कुल मध्य के बिंदु को हम प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है, चूंकि लेंस जो होता है इसमें भी अपनी एक फोकस दूरी होगी, इसकी अपनी एक क्षमता होती है, ठीक है। तो फोकस दूरी और क्षमता, तो फोकस दूरी क्या होती है, तो पहले हम फोकस बिंदु की बात कर ले। लेंस में, लेंस का काम होता है प्रकाश की किरणों को मोड़ना। तो जो उत्तल लेंस होता है वो प्रकाश की किरणों को अपने मिला देता है, एक जगह इकट्ठी कर देता है, जबकि अवतल लेंस होता है प्रकाश की किरणों को फैला देता है, वो फैलाने का काम करता है, ठीक है। तो हम यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी की बात करें, तो प्रकाश केंद्र से वह बिंदु जहां पर कि उत्तल दर्पण पर आने वाली समस्त किरणें, समस्त समांतर किरणें जिस बिंदु पर मिल जाती है, उस बिंदु को हम लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं, और उस फोकस तक की प्रकाश केंद्र से दूरी जो होती है वो हमारी फोकस दूरी कहलाती है। यहाँ पर भी फोकस दूरी को हम स्मॉल f की सहायता से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा फोकस दूरी को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल f से, ठीक है। एक और चीज होती है जो आपको याद रखना, और लेंस की क्षमता होती है। तो मैं जरा लेंस की क्षमता और लेंस की फोकस दूरी दोनों में थोड़ा सा एक संबंध आप लोगों को बता देता हूं, ताकि आप लोगों को आसानी रहे याद रखने में। जैसा कि हम जानते हैं कि ये मान लीजिए हमारा एक उत्तल लेंस हुआ, ये इसका प्रकाश केंद्र हुआ। इस लाइन को हम मुख्य अक्ष बोलते हैं, जिसकी सहायता से हम सारे प्रतिबिंब वगैरह की स्थिति ज्ञात करते हैं। एक ये प्रकाश की किरण आ रही है, जो भी प्रकाश की किरण होती है
चित्र में उस पर एक एरो बना हुआ होता है। यदि एरो बना हुआ मतलब हम उसे प्रकाश किरण के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं और उसमें जो दिशा होती है उधर वो जा रही होती है। ये ध्यान रखने वाली बात होती है। अदरवाइज आप बोलेंगे सर ये है कि ये है, तो ये ध्यान रखने वाली बात होगी। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर मार्ग परिवर्तन हो जाता है। ये लेंस प्रकाश की किरण को मोड़ देता है और कोई भी जो लेंस होता है वो अपने मोटे भाग की तरफ प्रकाश की किरण को हमेशा मोड़ देता है। तो ये प्रकाश की किरण इधर मुड़ जाती है। ठीक है, तो ये जो बिंदु कहलाता है इसको हम फोकस बोलते हैं हमेशा, और ये दूरी हमारी फोकस दूरी होती है। तो एक लेंस तो हमारा ये हो गया। मैं एक लेंस और बना देता हूं। ठीक है, इसमें भी प्रकाश की किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर और ये मुड़ जाती है और ये यहाँ पर जो है मुख्य अक्ष के साथ कवर करती है या मुख्य अक्ष को काटती है। यहाँ पर इसकी जो फोकस दूरी हो जाएगी वो ये इतनी हो जाएगी। ठीक है, इन दो लेंस को देख रहे हैं आप। यदि इसकी हम बात करेंगे तो इसकी फोकस दूरी कम है, इतनी सी है, और इस लेंस की बात करेंगे तो इसकी फोकस दूरी थोड़ी ज्यादा है। यदि हम इसको देखेंगे तो इसने प्रकाश की किरण को ज्यादा मोड़ा है, क्योंकि देखो प्रकाश की किरण इस प्रकार से सीधे जाना चाह रही थी लेकिन लेंस के कारण वो इधर मुड़ी हुई है, इसने प्रकाश की किरण को इतना मोड़ा है। जबकि यहाँ पर हम देखेंगे तो प्रकाश की किरण सीधे जाने वाली थी लेकिन लेंस ने प्रकाश की किरण को जो है मोड़ दिया है। ये प्रकाश की किरण को इस मार्ग से जाना था लेकिन लेंस ने इस प्रकाश की किरण को इतना मोड़ दिया है। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे तो इस लेंस ने प्रकाश की किरण को ज्यादा मोड़ा है, विचलन ज्यादा पैदा किया। इस लेंस ने प्रकाश की किरण को कम मोड़ा है, कम विचलन पैदा किया है। ठीक है, और लेंस का काम है प्रकाश की किरण को मोड़ना, तो उसकी पावर, किसकी पावर ज्यादा? जिस लेंस ने प्रकाश की किरण को ज्यादा मोड़ा है उसकी पावर ज्यादा, और जिस लेंस ने प्रकाश की किरण को कम मोड़ा है उसकी पावर कम। तो बताएं किसकी पावर ज्यादा हो गई? निश्चित ही लेंस 1 की पावर कितनी हो गई? ज्यादा रहेगी, लेंस 2 की पावर कम रहेगी। तो हम यहाँ देखेंगे तो इसकी पावर ज्यादा है लेकिन इसकी फोकस दूरी कम है, और इस लेंस की बात करें तो इस लेंस की पावर कम है लेकिन इसकी फोकस दूरी जो है वो ज्यादा है। तो यहां से एक हमें संबंध मिल जाता है कि फोकस दूरी और पावर एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जिस लेंस की फोकस दूरी ज्यादा है मतलब उसकी पावर कम है, और जिस लेंस की फोकस दूरी कम है मतलब उसकी पावर ज्यादा है। तो एक हमें एक छोटा सा संबंध मिल जाता है लेंस की फोकस दूरी और पावर के अंदर, और हमें पता चल गया फोर्स क्या है। वो संबंध है कि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी हमारा जो पावर होता है वो फोकस दूरी के उल्टे के बराबर होता है। ठीक है, ये वाला हमारा ये वाला एक हमारा सूत्र निकल कर आ जाता है। ठीक है, इस सूत्र पर भी एक सवाल निश्चित ही आता है। फोकस दूरी दे रखी है, हमें पावर निकालना है। तो जैसे एक सवाल है यहाँ पर 2 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो हम P बराबर 1/2 डायऑप्टर, डायऑप्टर इसका मात्रक हो गया। तो ये हमारा एक बड़ा सरल सा गणितीय सवाल हो जाता है जो 2 नंबर में या 1 नंबर में निश्चित ही आता है। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, आपको इस सूत्र में फोकस दूरी मीटर में रखना होगी। यदि सेंटीमीटर में है तो उसे मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतना आपको बस ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि यदि आपको 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखी है तो इसका फोकस दूरी को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 मीटर हो जाएगी। देन फिर हम इसकी पावर निकालेंगे तो P बराबर 1/f से P बराबर 1/0.2, और फिर इसको आप आगे हल कर लेंगे तो जो भी उत्तर आएगा वो आपके लेंस की पावर के बारे में आएगा। तो लेंस की पावर तक या लेंस तक आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।